Ainulata, Joint Secretary from Government of Maharashtra in Minority Development Department. माइनॉरिटी डेवलपमेंट अल्पसंख्यक विकास विभाग, इसकी तरफ से हम काफी स्कीम्स चालू किए हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचते नहीं है। और हमारा ये लिमिटेशन होता है कि हम मंत्रालय में बैठ के कितने लोगों के तक पहुंच पाए। तो इसके कारण हम जहाँ जहाँ हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जाके लोगों को हमारी जो कुछ स्कीम्स है वो बताए, तो उधर सब जगह हम जाके बताते हैं। और स्पेशली हमारे ऐसे समझ में आया है कि मुस्लिम लोग अपने स्कीम का फायदा लेने में बहुत पीछे है। आप देखो हमारे जो लाभार्थी वगैरह है उसमें जैन लोग काफी होशियार है, वो बराबर टाइम पे सब अपने अपने प्रपोजल्स बना के भेज देते हैं और अपने स्कीमों का फायदा लेते हैं। हमारे लेकिन मुस्लिम लोगों का क्या है, एक तो एजुकेशन नहीं, कैसे सब बनाने के प्रपोजल्स वगैरह ये लोगों को मालूम नहीं। तो इसके लिए हम आप लोगों की मदद लेना चाहते हैं जो एजुकेटेड है और जो अपने पिछड़े हुए समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की उम्मीद रखते हैं और करते हैं। तो आज अभी पहले हम लोगों को इधर बुलाया, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों को हम क्या करना चाहते हैं समाज के लिए ये बता दें। अभी अल्पसंख्यक विकास विभाग जब सच्चर समिति के रिकमेंडेशंस आए उसके बाद में फॉर एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट बनाया गया है और उसके हिसाब से ही सब जो कुछ हमारे स्कीम्स है वो बनी जाती है। अभी माइनॉरिटी में रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए सब स्कीम्स बनाई गई है। हमारे तरफ दोनों है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो स्कीम्स बनाई गई है वो सब रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए बनाई गई है। और रिलीजियस माइनॉरिटीज में किसको किसको आइडेंटिफाई किया वो हमने इधर दिखाया है कि मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट और जूस। अभी 15 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के जूस में भी माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया है। तो अपने महाराष्ट्र में 7 जो रिलीजन्स है उनको अपन माइनॉरिटी करके कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में जूस छोड़ के बाकी के 6 है उनको कहा जाता है। तो अभी अपना जो पॉपुलेशन परसेंटेज है रफली हम आपको दिखा रहे हैं 19-20% रफली अपना माइनॉरिटी का टोटल पॉपुलेशन है और उसमें से सबसे ज्यादा अपना मुस्लिम लोगों का 11.54 पॉपुलेशन है। तो इसके कारण ज्यादा से ज्यादा अपनी बेनिफिशियरी लाभार्थी मुस्लिम होना इट इज एक्सपेक्टेड, गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन अभी तक वो अचीवमेंट इतना नहीं हो रहा है। अभी लिटरेसी रेट हमने दिया है सब माइनॉरिटी का एज कंपेयर टू हिंदूज। माइनॉरिटीज का लिटरेसी रेट वैसे अच्छा है, लेकिन हायर एजुकेशन में सिर्फ 3% माइनॉरिटी जाती है, पढ़ते हैं 4वीं-5वीं तक बच्चे लोग पढ़ते हैं, लेकिन 6वीं से लेकर ड्रॉप आउट ज्यादा हो रहा है। सिर्फ 50% बच्चे 10वीं तक पहुंच जाते हैं और सिर्फ 4 से 5% बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं। और उसमें चिंता की बात यह है लड़कियां थोड़ी बहुत पढ़ रही है, शादी होने तक बेचारी पढ़ती रहती है, पेरेंट्स भी उनको भेजते रहते हैं, लेकिन लड़कों का ड्रॉप आउट का रेट बहुत ज्यादा है मुस्लिमों में स्पेशली, तो वो बहुत चिंता की बात है। तो ये हमारे सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ड्रॉप आउट रोकी जाए और हायर एजुकेशन के लिए सब बच्चों को, लड़कियों को सबको भेजा जाए। नेक्स्ट अभी हमारी जो स्कीम्स है इसके पीछे तो हमारी जो सब स्कीम्स है मैं आपको समझा दूंगी। तो इसमें पहली स्कीम है स्कॉलरशिप के बारे में हम बाद में डिटेल बात करेंगे क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन अलग से, लेकिन दूसरी जो स्कीम्स है उसके बारे में आपको मैं बता दूंगी एक। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी स्कूल्स। तो ये स्कीम हमारी क्या है, जिस स्कूलों में 70% माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 7 रिलीजन की मिला के बच्चे 70% है, तो उस स्कूल के लिए हम 2 लाख रुपए ग्रांट देते हैं और वो हर साल 2 लाख रुपए हम ग्रांट देते हैं। और उसमें क्या है कि पायाभूत सुविधा सब करना, पानी की सुविधा, उधर बेंचेस, फर्नीचर, बच्चों के लिए फर्नीचर, टॉयलेट,
या कुछ रूम्स है वो दुरुस्ती करना है, कंप्यूटर्स लेना है, लेबोरेटरी का कुछ सामान लेना है, तो उसके लिए आपको प्रपोजल बना के देना है। अभी हमारी एडवर्टाइज निकल चुकी है, आज के पेपर में हमारी एडवर्टाइज आई है और 1 महीना हमने टाइम दिया है कि आपको प्रपोजल सबमिट करने के लिए। तो आपका जो प्रपोजल है, आपका ट्रस्ट रजिस्टर चाहिए, स्कूल को आपके गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। और अभी इस गए साल से हमने एक पॉइंट उसमें ऐड कर दिया है कि उसमें डायस नंबर, यू डायस नंबर जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको दिया है वो आपके एप्लीकेशन में होना बहुत जरूरी है। आपके एप्लीकेशन में यू डायस नंबर नहीं होगा तो हम एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। और आपके संस्था का 3 साल का ऑडिट होना जरूरी है, तो ऑडिटेड स्टेटमेंट उसे लगाना जरूरी है। यदि आपने ऑडिट किया नहीं होगा तो ऑडिट जल्दी जल्दी करवा लो, क्योंकि यदि ऑडिट का रिपोर्ट आपने नहीं लगाया होगा तो आप इनएलिजिबल अपात्र हो जाओगे। और जो आपको मांगना है उसका रफ एस्टिमेट आपको उसके साथ लगाना है। 2 लाख में आप 50,000 का फर्नीचर लेना चाहते हैं, 50,000 के कंप्यूटर लेना चाहते हैं, या 50,000 के लेबोरेटरी का सामान लेना चाहते हैं, तो उसका एस्टिमेट इधर से भी एक कोटेशन आपको उधर लगवाना है कि रफली क्या क्या आप करना चाहते हैं। और हर एक संस्था के 100 स्कूल है तो 100 स्कूलों को भी हम देते हैं 2 लाख रुपए, लेकिन कंडीशन है कि उधर 70% माइनॉरिटी बच्चे चाहिए। यदि आपका ITI है तो ITI के लिए भी हम 2 लाख रुपए देते हैं, प्राइवेट ITI अनएडेड। और तीसरा माइनर हैंडीकैप स्कूल्स, तो हैंडीकैप स्कूल के लिए लेकिन 50% उधर माइनॉरिटी के बच्चे हैं, जनरल स्कूल के लिए 70% और अपंग स्कूल के लिए 50% बच्चे हैं, तो वो स्कूल को भी हम 2 लाख रुपए देते हैं। और मैक्सिमम इसके लाभार्थी अपने हैं सो उर्दू स्कूल से। और हम अभी 5 साल में हमने फीडबैक किया तो काफी स्कूलों में फर्नीचर आया अपने इस ग्रांट के कारण, या कंप्यूटर्स आ गए, ताकि लेबोरेटरी का सामान आ गया, टॉयलेट्स हो गए, पीने की पानी की सुविधा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का सब सामान आ गया। तो ये अपनी ये स्कीम है। दूसरी हमारी स्कीम है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके बारे में भी अलग से प्रेजेंटेशन है, वो मैं बाद में हम डिटेल बताएंगे। दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल। अभी महाराष्ट्र में 43 जगह हम लड़कियों का हॉस्टल बना रहे हैं। इधर पनवेल में अपना गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया है, 100 लड़कियों का हॉस्टल अपन बनाते हैं, और उसमें 70% माइनॉरिटी की लड़कियां और 30% जनरल ओपन की लड़कियां हम उधर एडमिशन देते हैं। लेकिन अभी हमारे जो 10 हॉस्टल चालू हो गए हैं उसमें ये परसेंटेज उल्टा हो गया है, 30% सिर्फ माइनॉरिटी की लड़कियां हैं, 25 से 30%, और बाकी के 70% सीट्स बाकी की ओपन की लड़कियां ले रही है, क्योंकि हम हमारे बच्चियों को हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे। उधर जिस पेरेंट्स का इनकम 2.5 लाख रुपए है उस बच्ची को एक भी फी उधर भरना नहीं पड़ेगी। अभी हमारा इधर पनवेल में इतना अच्छा हॉस्टल बन गया है, लेकिन काशीकर कॉलेज की भी लड़कियां अभी तक उधर नहीं पहुंची है। गए साल हम इतना जयप्रकाश साहब को बोले, उनके प्रिंसिपल लोगों को बोले, उन्होंने भी नोटिस वगैरह सब लगाए, लेकिन सिर्फ 10 लड़कियां उधर एडमिशन ले पाई। तो अभी आप सब लोगों को मालूम नहीं है कि इधर ऐसा हॉस्टल बन गया है, उधर माइनॉरिटी के लिए इतनी फैसिलिटीज है। तो अभी पेपर में वगैरह हम एडवर्टाइज देते हैं, लेकिन हमने देखा कि पेपर ही लोग पढ़ते नहीं है, मुस्लिम लोग अपने पेपर ही नहीं पढ़ते, तो उनको अभी गवर्नमेंट हर एक के कान में नहीं जाके बोल सकती। तो आप आपके जरिए हम लोगों के तक पहुंचना चाहते हैं। आज जो अभी कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो आप उनको बोल सकते हैं। अभी कौन से जगह हॉस्टल्स रेडी हो गया है वो बाद में स्लाइड है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन इधर तो अभी कोल्हापुर में हो गया है, कोल्हापुर, औरंगाबाद, पनवेल, चंद्रपुर, अमरावती और परभणी में 6 जगह हमारे हॉस्टल्स रेडी हो गए, रेडी फॉर एडमिशन, और उधर आप लड़कियों को भेज सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। अभी हम लड़कों के लिए भी हॉस्टल बांधने की हमारी स्कीम चालू किए है कि अभी मंगूरपीर में अपना जो हॉस्टल बनाया है वो लड़कियों का काम लड़कों के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ये ऐसा हमें समझ में आया कि लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लड़के ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं। तो अभी अपन नई स्कीम भी लड़कों के लिए भी बना रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़कों के हॉस्टल के लिए भी अपने को फंड्स भी मिल रहे हैं, तो वो भी अपन बना देंगे। और औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी में इतना सुंदर हॉस्टल बनाया गया है 175 लड़कियों के लिए, और गाँव में 100 लड़कियों के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस में अपना हॉस्टल बनाया गया है, उधर भी आप अपने लड़कियों को भेज सकते हैं। तो 2.5 लाख के तक आपको कोई भी ये नहीं रहेगा, फीस नहीं रहेगी।
और बाकी का भी आपका जो कुछ थोड़ा बहुत जो फीस रहेगा आपको स्कॉलरशिप के जरिए भी वो वापस मिल सकता है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए आपको एप्लीकेशन उसमें वो जो फी की रिसिप्ट है वो आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट अपनी स्कीम है कि सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स एंड ITI। तो 15 जगह अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स है, तो जहां हमने सिर्फ माइनॉरिटी के लिए सेकंड शिफ्ट चालू की है, तो उधर भी 70% सीट्स आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज और 30% ओपन के बच्चों को दिया जाता है। लेकिन अभी तक पूरे 70% अपने माइनॉरिटी के बच्चे नहीं आ रहे। ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट लोग उसका फायदा ले रहे हैं। तो बुद्धिस्ट लोगों को जनरल रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन है और इसमें माइनॉरिटी में भी उनको रिजर्वेशन मिल जाए, उनको फायदा मिले। लेकिन अपना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बच्चों का फायदा हो जाए कि परसेंटेज ऑफ मुस्लिम इज हाई। तो अभी बॉम्बे में अपनी 3 जगह सेकंड शिफ्ट चालू है। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये फील्ड तो किसी को मालूम ही नहीं है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आजकल वो लोगों को ये मालूम नहीं है कि इतना डेवलप हो गया है, पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होता है, अभी वो किले वगैरह लगाने का ऐसा कुछ नहीं है और बहुत हाई टेक्नोलॉजी वो पढ़ाई जाती है। तो VT पे जो अपने अंजुमन के बाजू में अपनी इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उधर 60 इंटेक है। थाना में मैकेनिकल सिविल वो ब्रांचेस में आपको बता देती, इलेक्ट्रिकल के लिए सिविल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, तो 2 ब्रांचेस के लिए अपन चालू किए सेकंड शिफ्ट। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांद्रा, उधर भी 2 कंप्यूटर और IT 2 ब्रांचेस के लिए अपन ने सेकंड शिफ्ट चालू किए है। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन DT के वेबसाइट पे भरना है और वो सिर्फ 7,500 में आपको एडमिशन मिल सकता है और वो भी 7,500 आपको स्कॉलरशिप के जरिए वापस दिए जाते हैं। और इसमें 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। कोकण में रत्नागिरी में अपन ने 3 ब्रांच के लिए अपनी सेकंड शिफ्ट है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। और रत्नागिरी में काफी उधर लास्ट ईयर तो काफी लड़कियां भी एडमिशन ले ली थी, तो वो अभी भी आप सब कोकण के लोग हैं तो रत्नागिरी और कराड़ आपके लिए नजदीक है। और बॉम्बे में भी 3 कॉलेजेस, रत्नागिरी, कराड़, बॉम्बे के 3 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, मुंबई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और ठाना मुंब्रा का जो अपना कॉलेज है वो। बाकी भी सब 15 जगह आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए। ऑनलाइन की अभी तारीख खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको मालूमात के लिए। दूसरा ITI के लिए भी अपनी 42 जगह अपनी सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट ITI में चल रही है। 2 सेपरेट ITI मुंबई में अपने सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, एक मुलुंड में चल रहा है। एक्चुअली वो चांदीवली का है, अभी चांदीवली में अपन कोर्ट केस जीत गए हैं, चांदीवली में अपना कोर्ट चालू हो जाएगा इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के अगेंस्ट। अपने को 7,500 स्क्वायर मीटर जगह कोर्ट ने दी है। और दूसरा डोंगरी में है, डोंगरी में हमने पर्पजली मुस्लिम एरिया में लिया है वो, लेकिन मुस्लिम बच्चों के एप्लीकेशंस नहीं आ रहे। लास्ट ईयर हमारी 4,500 इंटेक है, तो वो उसमें से 70% माइनॉरिटी के लिए आना चाहिए। तो सिर्फ 800 लास्ट ईयर का डेटा है कि सिर्फ 800 मुस्लिम बच्चों को एडमिशन हो गए, क्योंकि बच्चे एप्लीकेशन ही नहीं करते। और हम कुछ ITI में विजिट करें तो तुमको कहाँ से मालूम हो गया, कहाँ से मालूम होगा, तो बच्चे बोलते हैं कि हमको पड़ोसी ने बोला या मेरा पहला कोई तो बाजू वाला इधर पढ़ रहा था करके मैंने एप्लीकेशन। एक ने भी ऐसे नहीं बोला कि मैंने पेपर में पढ़ा एडवर्टाइज। तो हम इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू सब पेपर में हम एडवर्टाइज देते हैं, तो बच्चे लेकिन या पेरेंट्स पढ़ते नहीं है ऐड, तो उसके कारण बहुत अपने बच्चों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। और ITI की तो सिर्फ 1400-1500 रुपए फी है। और इधर भी ITI में भी 30% सीट रिजर्व फॉर गर्ल्स है, उधर भी लड़कियों के लिए। और उधर कंप्यूटर के, फैशन टेक्नोलॉजी के, ब्यूटिशियन के ओनली फॉर गर्ल्स, वो भी काफी कोर्सेस अच्छे। और बाकी सब कोर्सेज में भी लड़कियों को 30% रिजर्वेशन मिल सकता है। तो हमारा तो कहना है बुद्धिस्ट लोगों को फायदा मिले, लेकिन मुस्लिम लोगों ने भी उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहिए। एप्लीकेशन तो कम से कम करना चाहिए। और आप लोग जो लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो वो लोगों ने भी बच्चों को ऐसा गाइड करना चाहिए कि तुम ऑनलाइन एप्लीकेशन करो, ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा देना चाहिए। तो अभी ITI का हमने एक पोस्टर बनाया है, तो मैंने 10-15 पोस्टर्स लाई है, तो आप वो पोस्टर्स लेके जा सकते हैं। जिसको चाहिए तो आप मस्जिद में वगैरह ऐसा डिस्प्ले करें, जिधर अपने ज्यादा मुस्लिम लोग जाते हैं उनको मालूम हो सकता है। दूसरी हमारी स्कीम है उर्दू घर की। तो उर्दू घर एक्चुअली अपना नांदेड़ और सोलापुर में कंस्ट्रक्शन चालू है, नांदेड़ में ऑलमोस्ट बनने आया है।
तो उधर हमने क्या 1000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बनाया, एक अच्छी उर्दू लाइब्रेरी और एक कॉन्फ्रेंस हॉल, ऐसा नेक्स्ट ईयर को वो चालू हो जाएगा। और बाकी जगह जैसे जैसे जगह मिलेगी वैसा अपन हम बनाए जाएंगे। तो प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के लिए ये अपनी स्कीम है और उसमें प्रायोरिटी उर्दू को लीड दी जाएगी। लेकिन अदर भी तुम कोई से प्रोग्राम लेना चाहते हैं ऑडिटोरियम में तो वो भी ले सकते हैं और थोड़ा सा हम उनको थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे, ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन लाइब्रेरी में भी हम सिर्फ उर्दू नहीं, उर्दू इंग्लिश मराठी सब लैंग्वेज की किताबें उधर रखी जाएगी और लोग बच्चे लोग उसका फायदा ले सकते हैं। तीसरा वो हज हाउस का है। हज हाउस आपको मालूम है अपना नागपुर में गवर्नमेंट में ये हो रहा है, उसका आप लोगों को क्या उसका मालूम है सब लोगों को। दूसरी हमारी स्कीम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एरिया डेवलपमेंट स्कीम फॉर अर्बन एंड रूरल एरिया। उसका क्या वो क्या स्कीम है कि जो माइनॉरिटी एरिया है मीन्स लो बस्ती जहाँ उधर पायाभूत सुविधा के लिए मीन्स कब्रस्तान, पिण्याचे पानी, रस्ते, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पायाभूत सुविधा के लिए महानगर पालिका तो 20 लाख रुपए, नगर परिषद है तो 15 लाख रुपए और नगर पालिका के लिए 10 लाख रुपए और लास्ट ऐसे अपन देते हैं। और कौन से भी काम और उसका एस्टिमेट कर देना चाहिए डायरेक्ट हम लोग ग्राम पंचायत या महानगर पालिका उनके अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी प्रपोजल्स नहीं आते हैं और प्रपोजल्स आए और हमने सैंक्शन किया तो भी इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। क्योंकि सपोज हमने मुस्लिम लोग बस्ती के लिए रास्ते का पैसे दिए 10 लाख रुपए, तो जहाँ मुस्लिम गली एंड होती है उधर वो चालू करते हैं और दूसरी जगह वो रास्ता लेके जाते हैं। तो ऐसा हमारे पास कंप्लेन आई है। तो हम आप लोगों की ये मदद चाहते हैं कि सबको आपने देखना चाहिए कि आपके गाँव के लिए किधर काय के लिए पैसा दिया है। तो रास्ता है तो मुस्लिम बस्ती में रास्ता हो रहा है कि नहीं रहा है, टॉयलेट्स बांधना है तो मुस्लिम लोग बस्ती में बांध रहे हैं कि नहीं बना, इलेक्ट्रिक सुविधा मुस्लिम लोगों से, क्योंकि हमारा मेन ट्रस्ट है तो मुस्लिम लोगों पे है। क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों को सामाजिक न्याय विभाग से सब पैसे मिलते हैं तो उनके हॉल्स बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, सब सुविधा उनको मिल रही है। तो अभी हमारे रूल में भी लिखा है कि दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ वो सुविधा मिली होगी तो हमारी तरफ से नहीं मिली जाए। लेकिन इम्प्लीमेंट होते वक्त हमको ये दिक्कत आती है कि लास्ट जहाँ मुस्लिमों का घर गली एंड हो रही है उधर से रास्ता चालू करके और दूसरे गली में लेके जाते हैं, तो फायदा जो मुस्लिमों को होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये आप लोगों ने एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बना के रखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो दे रहा है तो सही लोगों के तक पहुंच रहा है क्या नहीं पहुंच रहा है, ये देख के हमको बताना चाहिए। कुछ लोगों ने अभी आपको फीडबैक दिया कि ऐसा ऐसा करे, रास्ते उधर गए, टॉयलेट्स उधर गए, कब्रिस्तान के लिए थोड़ा फायदा डायरेक्ट मुस्लिमों को हुआ है, कब्रिस्तान में जो फैसिलिटीज वगैरह है, तो बाकी इतना फायदा मुसलमानों के तक नहीं पहुंच पाया है। वैसा रूरल एरिया में भी ग्राम पंचायत के लिए अपन 10 लाख रुपए देते हैं और वो लास्ट ईयर तो हमने 100 करोड़ रुपए पायाभूत सुविधा के लिए बांटे हैं। लेकिन पता नहीं कि वो सब जीआर आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, उसमें आपके गांव का भी नाम हो सकता है। तो लास्ट ईयर जीआर थोड़ा मॉडिफाई किया गया था, उस गांव के उस एरिया के लोक प्रतिनिधि आमदार या खासदार ने कोई डिमांड किया होगा तो वो हम पैसे डायरेक्ट दिए थे। एक एक सपोज खासदार के 10-10 गाँवों को 20-20 लाख 10-10 लाख ऐसे दिए गए थे। तो अभी तक वो काम चालू नहीं हुए। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके mdd.maharashtra.gov.in इस पर जाके देखो और आपके गांव के लिए कोई हमने पैसे दिए क्या, 100 करोड़ हमने बांटे और आपके गांव के लिए है तो वो जाके उधर पीडब्ल्यूडी या जो यंत्रणा है तुम्हारी उनके पीछे पड़ के टेंडर निकलवा के वो काम चालू करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शहरी और ग्रामीण भाग के लिए अपनी ये स्कीम है और इस साल भी उसके लिए हमारे पास 75 करोड़ हमने रखे हैं। तो अभी तक प्रपोजल्स नहीं आए हैं तो आप अभी प्रपोजल बना के भेज सकते हैं। सिर्फ आमदार खासदार को ही परमिशन ऐसा नहीं, गांव से भी आप ग्राम पंचायत से ठराव लेके आपको ये काम चाहिए तो वो भी कलेक्टर के थ्रू प्रपोजल भेज सकते हैं, वो भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। यदि आपके गाँव में कुछ आप चाहते हैं तो 100 लेकिन 100 मुस्लिम लोग चाहिए उधर सब मिला के लोग बस्ती अबाउट 100 तो वो तलाटी सर्टिफाई करता है कि हमारे गांव की लोग बस्ती 100 से ज्यादा है और आपको जो कुछ काम चाहिए 10 लाख तक ग्राम पंचायत के लिए 10, 15 और 20 लाख इसके तक अपन उसे पैसे दे देते। अभी आपके गांव के मिस बॉम्बे के लिए क्या जरूरत नहीं, लेकिन आप जिस गांव से आए होंगे वहाँ का प्रपोजल आप जरूर भेजना। जिसके प्रपोजल जल्दी आएंगे उनको हम पैसे जल्दी रिलीज कर पाएंगे क्योंकि हमको भी पैसे खत्म करना है। और आपके प्रपोजल जल्दी आएंगे तो हम दिसंबर में पुरौनी मांगनी लेके और भी उसके लिए पैसा ले सकते हैं।
फिर दूसरा हम देते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के लिए हम फ्री एग्जाम तो पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण ये अपनी योजना है। तो पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए अपन संस्थाओं को, प्राइवेट संस्थाओं को ये दे रहे हैं कि ग्रांट्स, और वो ग्रांट्स के हिसाब से वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि इसमें भी अपने काफी मुस्लिम ट्रस्ट है, लेकिन उनके बहुत कम प्रपोजल्स आ रहे हैं कि जो बाकी के लोग हैं वो बाकी के ट्रस्ट वो उसका फायदा ले रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट में 100 बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। अभी अपन ये स्कीम रेसिडेंशियल करने के फाइल अपन मूव किए हैं, लेकिन हमको क्या लगता है कि यदि मुस्लिम ट्रस्ट लोगों ने हमारे पास एप्लीकेशन करे तो मुस्लिम बच्चों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उनको अच्छा एजुकेशन दे देगी। दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद में सिर्फ ज्यादा रिस्पॉन्स है। बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो हमको प्रपोजल ही नहीं आया कि कोई करना ही नहीं चाहता, और काफी अच्छा अमाउंट हम देते हैं संस्थाओं को। और बच्चों को फायदा आप लोगों ने देना चाहिए कि जो 12वीं बच्चे पास हुए हैं, और आजकल मैंने देखा लड़कियां भी, मुस्लिम लड़कियां भी पुलिस में आ रही है। हम और नागपुर के सेंटर में गए थे तो उधर 2 मुस्लिम लड़कियां थी कि पुलिस प्रशिक्षण के लिए एडमिशन ली थी उसने। मिस पेरेंट्स भी भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम प्रपोजल मांगेंगे, तो आप जिन लोगों के आपके ट्रस्ट है, काजी साहब का भी कभी प्रपोजल हमारे पास नहीं है पुलिस भर्ती के लिए, तो उनके तो इतनी जगह सेंटर्स, तो उन्हें प्रपोजल जरूर भेजना कि अपने मुस्लिम बच्चों को फायदा हो जाएगा उसका। कल भेज देते जरूर भेजना। और उनका स्कूल के भी प्रपोजल्स बहुत कम आते हैं। कितने 100 स्कूल से अपन 2-2 लाख स्कीम का बहुत कम प्रपोजल्स आते हैं। हमारे सब स्कूल ने लिए। अभी हमको बोलते कितने बार मांगते हो तो नहीं बोला, हमें कभी नहीं बोला, नहीं बोला। हर साल सिर्फ अभी हम क्या रहे, डायस नंबर मांग रहे हैं। कोविड के काफी स्कूलों ने लिया है उसका फायदा। अभी एडवर्टाइज हमने की है, आज के पेपर में आई है, तो 1 महीने में सब लोगों ने जल्दी प्रपोजल्स दे दो। दूसरा सिविल एमपीएससी यूपीएससी के लिए भी अपन चालू करे है, लेकिन उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स अभी संस्थाओं की तरफ से नहीं आया है, अच्छा स्टाफ वगैरह, फैकल्टी वगैरह। तो वो भी अभी 3 साल के लिए अपन एक संस्था अपॉइंट करे थे, इस साल हम और एडवर्टाइज देंगे। तो अच्छे संस्थाओं ने जरूर आगे आना, क्योंकि अभी थोड़ा परसेंटेज बढ़ने लगा है एमपीएससी में, यूपीएससी में, और अच्छे फैकल्टी वगैरह अभी अंजुमन पर काफी अच्छे फैकल्टी है, तो वो लोग इसका जरूर फायदा ले। हम थोड़ा मीन्स कम देते हैं पैसा, लेकिन आपके जैसे कमिटेड संस्था आपका डाल के भी उधर बोल रहे हम 20,000 रुपए पर स्टूडेंट देते हैं, तो उसमें तो नहीं होता है। लेकिन काफी संस्थाओं ने वो अपने खुद के पैसे डाल के अपने बच्चों को फायदा करके दिया है, वो बच्चों को उसका फायदा हो गया है। दूसरा, हम अपनी जो यशदा जो है, और आईएएस के जो 3 सेंटर्स है, मुंबई में है, औरंगाबाद में, अमरावती में है, उसके लिए हम 10-10 बच्चों को ये करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन उनको उनकी एंट्रेंस पास होना जरूरी है। तो अभी से आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो यशदा की अलग से एंट्रेंस होती है, गवर्नमेंट की अलग से एंट्रेंस होती है। तो यशदा का तो पूरा खर्चा हम देते हैं। तो अभी तक सिर्फ अपने को 5 साल में 2 बच्चे अपनी यूपीएससी में पास आउट हुए हैं। तो वो आपके कॉलेजेस में वगैरह भी बोलो कि बच्चों को एंट्रेंस बनाओ। आपने इधर मुंबई में 10 सीट्स है, अमरावती में 10 सीट्स, कोल्हापुर में 10 सीट्स, नागपुर में 10-10 सीट्स, लेकिन बच्चे 5 ही आते हैं, क्योंकि अपनी एंट्रेंस से अपने बच्चे पास नहीं हो रहे। और अभी एक बच्चा आया था, तो उसे रहने का इंतजाम नहीं हो रहा था, तो उसे मैंने बोली 2-4 दिन रुक, हम किधर ना किधर आप जैसे लोगों को बोल के उसका इंतजाम कर देते हैं। लेकिन वो चला गया, 2 दिन भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, और चला गया, एडमिशन कैंसिल करके चला गया। तो आप लोगों की मेरी ये भी विनती है कि ऐसे बच्चों के लिए किधर अपने रहने का इंतजाम अपन कर सकते, तो हमको भी बताइए, हम वो अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। कितना बुरा लगा मुझे उस बच्चे का कि उसका सिलेक्शन हो गया था एंट्रेंस, लेकिन केवल फॉर्मे में रहने का इंतजाम नहीं करके आपको मैंने नहीं बताया। एक्चुअली मैं वो गवर्नमेंट के हॉस्टल में मैं उसे कोशिश कर रही थी, और उसे वो बोले थे गवर्नमेंट में एंट्रेंस दिया था अपने बी रोड के हॉस्टल में, लेकिन वो सिर्फ 4-5 दिन लगने वाले थे, तो वो चला गया। बाद में उसे फोन करके गया, तो मैंने एडमिशन ही कैंसिल कर दिया। सीईटी के थ्रू उसे मिला था एडमिशन, तो इतना बुरा था। तो ये एक है अपना। दूसरा मौलाना द फ्री कोचिंग स्कीम, उसमें अपन 10वीं और 12वीं फेल बच्चों के लिए हम संस्थाओं को पैसे देते हैं। तो इसका भी फायदा आप जरूर ले सकते हैं कि
फिर बच्चों को पर स्टूडेंट अपन 4,000 रुपए देते हैं 10वीं और 12वीं के, तो वो आप 6 महीने या 4 महीने सिर्फ उनको कोचिंग देने का और उनको ये करने का। फिर मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है अपनी, डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम। इसके लिए है कि हम मदरसा के लिए पायाभूत सुविधा के लिए 2 लाख और 3 टीचरों की पगार सैलरी देते हैं। डीएड वाले को 6,000 और बीएड वाले को 8,000। लेकिन लास्ट ईयर हमारे थोड़ी वो स्कीम इतनी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सब हमारा थोड़ा रीजन में सब स्कूल वालों ने मदरसा दिखा के ऐसा हमारे पास कंप्लेन आई है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है कि स्कूल वालों ने मदरसा चला के कि वो पैसे लिए। तो अभी इस साल हम थोड़ा वो चेंज करने के सिर्फ ओनली फॉर रेसिडेंशियल मदरसा के लिए हम देने का सोच रहे हैं। फाइल ये पुटअप हो गई है, लेकिन ठीक है। हाँ, लेकिन आपने डीएड बीएड टीचर हमारे लेके स्कूलों में भी वो टीचर लोगों ने पढ़ाए थे, भी कुछ हरकत नहीं, किधर ना किधर से ये करना चाहिए। दूसरा अपना मौलाना आजाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन है, तो उसके लिए हमने 500 करोड़ का शेयर कैपिटल दिया है। अभी तक 375 करोड़ अपने बाकी उनके पास दिए हुए हैं। इसमें की इम्पोर्टेंट स्कीम है सो वो एजुकेशन लोन की स्कीम है। तो अभी एडमिशन के दिन आ गए हैं, तो हमारे 2-3 दिन में एडवर्टाइज आ जाएगी। 5 लाख तक लोन हम ओनली 3% से देते हैं, 3% से सिर्फ, और मैक्सिमम 5 लाख। तो इसका भी फायदा आप लोगों ने जरूर लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन है मौलाना आजाद से, ऑनलाइन पर एप्लीकेशन करने का और डिस्ट्रिक्ट में आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का। उसको टाइम कितना लगता है? बहुत डिले होता है ना। और वो अभी लास्ट ईयर थोड़ा सा क्या किए थे, वो लोगों ने प्रोसीजर चेंज किए थे। लंबा पीरियड। हाँ, तो अभी हमने वो शॉर्ट किए, वो अभी ठहराव लेके वो आपको 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अभी प्रोसीजर अभी चेंज की, तो अभी कल अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन चालू है। एडवर्टाइज हम कल परसों दे देंगे, लेकिन जिन बच्चों को पैसे नहीं वो लोगों को आप जरूर एप्लीकेशन लेने के लिए बोलना। और आपसे भी मेरी विनती है कि हमारे लेटर पे आप बच्चों को थोड़ा कंसेशन दे देना कि 100% हमारा मिलने वाला लोड, क्योंकि हमको हमारे पास 100 करोड़ पड़े हुए लाभार्थी नहीं आ रहे, सिर्फ 1500-1600 बच्चे आए। महाराष्ट्र में 50,000 बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह पढ़ रहे, लेकिन सिर्फ 1500 बच्चों ने हमारे पास एप्लीकेशन किया। तो आप सब लोगों को जरूर बोलना कि ऐसा मौलाना आजाद का 5 लाख तक आपको लोन मिलेगा। सिर्फ हमारा क्या है उधर एक आपको टैक्स भरने वाला गारंटर उधर लगता है, अदरवाइज आपको कुछ तो मुआवजे देना पड़ता है। तो आप लोगों ने गारंटर भी उनको दे दो। अभी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं चाहिए हमको, भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ठीक है, लेकिन जो टैक्स भरता है जिसके पास F16 फॉर्म है वो टैक्स पेयर चाहिए। तो कोई दुकानदार है, कोई भी चलता है, तो आप भी सर अपने अंजुमन में भी सब लोग बच्चों को बोलो फी का तुमको 25,000 स्कॉलरशिप, 1 लाख फी है तो 75,000 आप लोन ले लो और ये करो। और बच्चों को थोड़ा कंसेशन दे दो, 1 महीने के अंदर हम आपको चेक दिलवा देंगे, वो जिम्मेदारी मेरी रहेगी। 6-6 महीना कंसेशन देते, 1 महीना नहीं 6-6 महीना। हाँ, और हम मेरे से भी कांटेक्ट में रहोगे, एसएमएस भी डाले कि इस बच्चे का लोन का प्रपोजल हम सबमिट किया है, तो मैं इमीडिएटली वो एक्सेलेरेट करूंगी। वो थोड़ा कुछ ऑफिसर लोगों के एटीट्यूड से वगैरह पे मेरे खुद के बहन का 6 साल पर वो पेंडिंग था, तो उसका पैसा ऐसा मत बोलो। कभी हो सकता है, ऐसा बोलोगे तो खुद आएंगे ही नहीं। कभी कभी ऐसा कुछ इससे हो सकता है। मेरे अम्मियाँ का भी मुझे बोल डालते तो कल उसका हो गया, लेकिन ये काम जरूर करना। बहुत ईमानदार है, आप बहुत ईमानदार है। क्योंकि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आ जाते हैं, तो ये अपना है। दूसरा एक हम मैं बोलती हूँ कि जो मानव टाइम ऑफ अभी सब गड़ी दिखा रहे हैं, तो एक दूसरा इम्पोर्टेंट की माइनॉरिटी स्टेटस हम ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है। माइनॉरिटी स्टेटस के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी हमने जीआर चेंज किया है, जिधर 51% से ज्यादा ट्रस्टी माइनॉरिटी है उनके लिए हम माइनॉरिटी स्टेटस अवार्ड करते हैं। और उसका एक फायदा है कि आपको स्टाफ में रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम आपको चाहे वो स्टाफ रख सकते हो। और 51% से ज्यादा स्टूडेंट्स हो तो क्या होगा? नहीं, वो भी कंडीशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, वो हमारी फाइट चल रही है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के साथ। अभी अपने दोनों मिनिस्टर एक ही हो जाने के कारण कल हमने उनको भी प्रेजेंटेशन दिया है और उनको हमने क्लियर कट बोल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है हाई कोर्ट को, 51% मामला आज का सॉर्ट आउट करो। आज वो जजमेंट आया और हमने तो हमारी नोट भेज दी है कि तुम यू कांट कंपेयर 51%, क्योंकि पॉपुलेशन ही कौन से भी कम्युनिटी का 51% है, मैक्सिमम है 11% मुस्लिम।
तो इसके कारण कौन से भी कॉलेज में कुछ अंजुमन या इनके छोड़े कॉलेज कॉस्मोपॉलिटन वगैरह, तो कौन से भी कॉलेज को बच्चे नहीं मिल सकते क्रिश्चियन वगैरह कौन से, तो हमने हायर टेक्निकल को बता दिया कि नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट ए कंडीशन बगले जजमेंट पीएमई फाउंडेशन जजमेंट। तो वो भी उस कंडीशन के बारे में भी गवर्नमेंट जो ये है उसके बारे में जरूर सोचेगा। अपनी उर्दू एकेडमी की है, तो उर्दू एकेडमी के थ्रू हम स्कूलों को पैसे देते हैं कि तुम उर्दू के बारे में कुछ प्रोग्राम्स अरेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए स्कूल ने उर्दू स्कूल ने प्रपोजल्स उर्दू एकेडमी को देना है, और वो किताबें भी देते हैं हम उर्दू स्कूलों को डोनेशन के, और मैगजीन देते हैं, तो उसके लिए भी प्रपोजल आप जरूर भेजना। अभी सालों साल कोई प्रपोजल नहीं आता, स्कूल के साथ कॉलेज को भी दो ना। कॉलेज में यदि आप कॉलेज के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए देते हैं 25,000 रुपए कॉन्फ्रेंस के लिए देते हैं, कॉलेज हायर लेवल का है ना, तो सेमिनार कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रपोजल दिए तो अपन कॉलेज के लिए देते। किताबें और छोटे छोटे प्रोग्राम्स बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन उर्दू, उसके लिए अपन स्कूलों को देते हैं, तो वो भी प्रपोजल जो ठराविक स्कूल है पहले से करके है ना उसको ही दिया जाता है। तो आप लोगों ने उर्दू स्कूलों के प्रपोजल जरूर उर्दू एकेडमी को भेज देना। और मराठी भाषा फाउंडेशन वो एक हमारी बहुत अच्छी स्कीम है कि जो तुम्हारे जो उर्दू स्कूल से उसमें तुम मराठी का टीचर अपॉइंट करो, उसका 5,000 रुपए मानधन है वो, तो हम लोग देते हैं। और उस टीचर ने 8वीं 9वीं 10वीं या 3 क्लास को हफ्ते में 1-1 घंटा डेली या पर स्कूल 1 टीचर, पर स्कूल नहीं, वैसा नहीं। हमारा कैसा है कि 160 बच्चों के लिए 1 टीचर ऐसा है, तो ज्यादा बच्चों के लिए हम ज्यादा टीचर देते हैं। तो उसने ग्रामर और रिटर्न ओरल मराठी सिखाना है, कि हमारे बच्चे कम पढ़ रहे मराठी में, इसके लिए तो इसका भी फायदा बहुत कम स्कूलों ने लिया है। तो आप जरूर इस स्कीम का फायदा लेना कि हम जितने आपको टीचर चाहिए वो, और टीचर को अपॉइंट करने का पूरा संस्था को ये है, सिर्फ हमको आपने बताना है कि हमने ये टीचर अपॉइंट किया है, उसका क्वालिफिकेशन तो गवर्नमेंट करेगा, लेकिन सिलेक्शन वगैरह सब संस्था के हाथ में, हमारा उसमें कुछ रोल नहीं है। तो ये इसका भी स्कूल वालों ने जरूर फायदा लेना। वर्क बोर्ड का क्या आपको बोलते हैं इतना कुछ है नहीं। वर्क बोर्ड एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूँ, वर्क बोर्ड का क्या है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाबार्डो करके उनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्क की जो प्रॉपर्टीज है वो डेवलप करने के लिए वो लोन भी देते हैं, और एजुकेशन के लिए 30 साल के लिए प्रॉपर्टीज देना, ऐसा उनका नया ये भी आया है। तो कोई तो वक्त तो कौन से प्रॉपर्टीज क्या है आपकी वेबसाइट पे भी डाली है, लेकिन आप भी ढूंढ सकते हैं। और कोई संस्था चलाना चाहती है, वर्क बोर्ड की जमीन पर संस्था खड़ी करना चाहती है, तो उसका भी तुम जरूर फायदा लेना, क्योंकि एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है 60-70% एनक्रोचमेंट, उससे ज्यादा एजुकेशन को यदि यूज की गई वो लैंड, तो आप उससे भी फायदा ले सकते हैं। बाकी वर्क से दूसरा कुछ अपने ये नहीं किया जाता। ये टाइम है, अभी सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में हम आपको बता देंगे, स्कीम का परफॉर्मेंस वगैरह आपको नहीं देती। दूसरा मैं बताती हूँ कि MSDP मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन वो 9 डिस्ट्रिक्ट में 8 ब्लॉक्स और 6 शहरों में सिर्फ है। तो उस शहर में इधर का अपना कौन सा ही नहीं है, लेकिन बॉम्बे को हमने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बॉम्बे उसमें इंक्लूड किया, क्योंकि 25% मुस्लिम पॉपुलेशन इज मुंबई। MSDP स्कीम है वो अभी आपको मिस नहीं डिटेल बता रही, क्योंकि आपके लिए उसका ज्यादा फायदा नहीं। अभी डायरेक्टली हम स्कॉलरशिप स्कीम का प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। बाकी ये सब हमारे कौन से ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या क्या फंक्शन ये है, ये हम चाहे तो हमारी वेबसाइट पे डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं। बुरा नहीं कि आपकी स्कॉलरशिप की स्कीम वो प्रेजेंटेशन, स्कॉलरशिप की स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा कम्युनिटी को हुआ है, और उसमें आज तक हमने कोटा 15,000 का है, लेकिन फिर भी कोटा से ज्यादा 100% जितने बच्चों की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है सबको हमने स्कॉलरशिप दी है। और लास्ट ईयर से हमने 2.5 लाख से 6 लाख पेरेंट्स, उसकी टर्म्स कंडीशन क्या क्या है कि बच्चा महाराष्ट्र का रहिवासी पाहिजे, नॉट डोमिसाइल रहिवासी, उसका एड्रेस कुछ तो चाहिए, कि कुछ लाइट बिल, फोन बिल या पासपोर्ट या बैंक का पासबुक, कौन सा भी तुम आईडी दे दो कि वो प्रूव कर सकता है कि उसका पिताजी महाराष्ट्र में रहते हैं। पेरेंट का इनकम लेस देन 6 लाख चाहिए, ये मेन उसकी कंडीशन है। और बच्चे ने कौन से भी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है, और उसका फीस स्ट्रक्चर जो कुछ है वो, और उसने सपोज उसके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या दाखिले में उसका रिलीजन नहीं लिखा हुआ है, तो एफिडेविट में नहीं, ट्रेन पेपर पे लिख के देना है कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरा इनकम 2 लाख है,
1.5 लाख है, उसका हम कोई सा भी प्रूफ नहीं मांगते। आपने सेल्फ सर्टिफाई करके देना है पेरेंट्स इनकम इट शुड बी लेस देन 6 लाख। एजुकेशन लोन के लिए लिमिट 2.5 लाख है, इसके लिए 6 लाख है गए साल से, और गए साल हमने 41,000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी है। और ये पूरा ऑनलाइन वो स्लैब बढ़ाया नहीं, 6 लाख कर दिया, 2.5 लाख से 6 लाख, पर लास्ट ईयर तक 2.5 लाख था तो अभी 6 लाख तक कर दिया। और इस साल से अपन जू को भी उसमें ऐड कर दिया है, लेकिन जू का कोटा हमने पारसी में डाला है, पारसी के ज्यादा एप्लीकेशन अपने पास नहीं आते। हाँ जू को भी अपने को डाइवर्ट करो ना, नहीं डाउट होता है, मुस्लिमों को अपन ज्यादा, मुस्लिम और जैन ये लोग ज्यादा उसका फायदा ले रहे हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप को इधर नहीं आते, क्योंकि उनको एक ही फायदा, और उनको कैसा उधर का 100% मिलता है, 1 लाख के तो 1 लाख मिलते हैं, तो इसके लिए आपने को नहीं मिला। तो एक दूसरा तो मुझे बोलने का था कि हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट लोगों को इतने डिमांड्स गवर्नमेंट के पास आते हैं, लेकिन अपने मुस्लिम लोगों से कौन से डिमांड्स नहीं आते हैं कि एक हमारे लिए ये करो, ये स्कीम ऐसे मॉडिफाई करो, वो स्कीम ऐसा करो, या ये नई स्कीम हमारे लिए ये करो। तो हमारे जैसे ऑफिसर लोग मंत्रालय में बैठ के जो कुछ सोचते हैं वैसे हम स्कीम बनाते हैं, लेकिन मेरी आपको विनती है, सचमुच आप लोग फील्ड में काम करते हैं तो और क्या क्या जरूरत है वो जरूर गवर्नमेंट को लिख के भेजना, तो फिर हम वो उस हिसाब से फाइल मूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट में होता है धीरे धीरे, लेकिन होता रहता है। अभी अपना काफी स्कीम्स धीरे धीरे आ रही है, तो लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। तभी स्कॉलरशिप के स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ज्यादा से ज्यादा अपन 25,000 मैक्सिमम देते हैं, और बच्चे भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, महाराष्ट्राचा रहिवासी पाहिजे, इनकम लिमिट लेस देन 6 लाख चाहिए, और इसमें भी 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स। लेकिन अभी हमने डेटा देखा लास्ट 4-5 साल का, तो 15 से 16% सिर्फ गर्ल्स लोग उसका फायदा ले रही है प्रोफेशनल एजुकेशन में। तो आप ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को भेजो प्रोफेशनल एजुकेशन में, कि वो प्रोफेशनल एजुकेशन करेगी तो खुद के पाँव पे खड़ी रहेगी, कुछ ना कुछ काम करेगी या ये करेगी। क्या म्हणताय, बंद करू? स्कॉलरशिप तो सुरू केलं। दूसरा ये प्रोफेशनल एजुकेशन की स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, लेकिन दूसरे 3 स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम लिस्ट। प्री मैट्रिक के 1ली से 10वीं के बच्चों के लिए मैक्सिमम 1,000 तक को स्कॉलरशिप मिलती है। पेरेंट्स इनकम लेस देन 1 लाख, वो भी सेल्फ सर्टिफाइड पेरेंट का इनकम, और वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल अभी नया हुआ है और उसको एप्लीकेशन करना है। उसका कोटा बढ़ा के कोटा आपने बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन मैं इसमें आपको मैं बोलती हूँ कि दिक्कत क्या है कि सब बच्चे रिन्यूअल के बच्चे भी फ्रेश में एप्लीकेशन करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ अपना कोटा फॉर द फ्रेश एप्लीकेशन, रिन्यूअल के लिए नो कोटा, बट ये हेडमास्टर लोग और संस्था चालक ध्यान नहीं देते, और बच्चे वो यूजर आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं और फिर अगले साल भी फ्रेश में भरते हैं, उसके कारण अपना गवर्नमेंट का नुकसान होता है। तो ये आप संस्था चालकों को मेरी विनती है कि हेडमास्टर को टाइट करो कि किसी ने तुम्हारा रिन्यूअल का बच्चा फ्रेश में गया तो तुम्हारे सैलरी में से वसूल करेंगे करके। ये बराबर है, क्योंकि अपने गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। रिन्यूअल के लिए नो कोटा, ओनली कोटा फॉर द फ्रेश। तो सब संस्थाओं को, और आप पेरेंट्स लोगों ने भी हेडमास्टर को बोलना देखना चाहिए कि बच्चे का एप्लीकेशन फ्रेश में भरा या रिन्यूअल में भरा। एक बार मिलने के बाद अगले 10 साल उसको 9 साल रिन्यूअल में होना चाहिए। फ्रेश टू रिन्यूअल कोटा 1 to 9 चाहिए, लेकिन अभी हम देखिए तो फ्रेश टू रिन्यूअल का कोटा 1 to 1 है। मिस मैक्सिमम रिन्यूअल के बच्चे फ्रेश में भर रहे हैं, उसके कारण कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अभी पेरेंट्स ये चिल्लाते हैं कि हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, लेकिन आपने देखना चाहिए ना फ्रेश में भरे या रिन्यूअल में भरे। जितना पैसा मांगते हैं उतना गवर्नमेंट देती है, कोटा और रिन्यूअल के सब। तो 2,90,000 लास्ट ईयर कोटा था, तो इस साल आप जरूर प्रिकॉशन लेना। ये इवन प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए कि बच्चे फ्रेश रिन्यूअल वाले फ्रेश में भर देते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए कि और इतना ये दिमाग नहीं चलाते कि सेकंड यूजर आईडी पुरानी शेप कॉन्टेक्ट करे, यूजर आईडी मांग ले या नहीं क्रिएट करे, या फॉरवर्ड पासवर्ड वो भी उधर ऑप्शन है, वो करके अपना रिन्यूअल का रिन्यूअल में। अभी हम बहुत टाइट कर रहे हैं, बुलानी सर की तरफ से बार-बार इंस्ट्रक्शन जाते रहते हैं, मेल जाते रहते हैं, एसएमएस जाते रहते हैं बच्चों को कि अभी भी हमने डीटीओ को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जैसे एडमिशन खत्म होगा सब बच्चों को एसएमएस डालो कि यू आर माइनॉरिटी स्टूडेंट, अप्लाई फॉर द माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। और अभी ऐसा हम सबको एसएमएस जाएगा। और ये इस बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। इनकम लिमिट, हम इनकम सर्टिफिकेट मांगते नहीं, सेल्फ सर्टिफिकेशन है, तो उसके लिए ज्यादा बच्चों ने वो तलाकी के पास वगैरह तहसीलदार के पास हेल्प पार्टी मत डालो। तुम्हारे
टाइम मत वेस्ट करो। बच्चे डरते हैं, विचार करते हैं कि आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिला, हम कैसे अप्लाई करें। तो ये सब जगह आप पब्लिश करो कि सेल्फ सर्टिफिकेशन इज सफिशिएंट, नो इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। तो दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, वो मैक्सिमम 13,000 तक है, 11वीं से लेकर PhD तक वो स्कॉलरशिप मिलती है। और उसमें भी ये सब स्कॉलरशिप में 30% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स है और उसका इनकम लिमिट 2 लाख है। इसलिए आपने जैसी स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी वैसी टर्म्स कंडीशन सबके सेम है। मेरिट का मीन्स है उसमें 2.5 लाख इनकम लिमिट है सेंट्रल गवर्नमेंट की और 25,000 वो भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप है। महाराष्ट्र का रहवासी और इनकम लिमिट 2.5 लाख है। और सब स्कॉलरशिप्स ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सब लोगों ने भरना है। और अभी बुलानी सर इसमें एडिशन करेंगे। एक्चुअली ये स्कीम हम डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको जो कुछ एक्चुअली दिक्कतें आती है आप जरूर बुलानी सर से अभी कम्युनिकेट करना। और आपको मुझे भी कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपको जो कुछ दिक्कतें आती होंगी स्कीम्स हमारी इम्प्लीमेंट करते हैं उसका फायदा लेने में, तो वो भी आप पूछ सकते हो। और थैंक यू वेरी मच, मुझे इधर अपॉर्चुनिटी दी, बुलाए आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। मैडम, आपने जो अभी हम लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम से जो अप्लाई किया, मेरे ख्याल से ये छोटा सा प्रोग्राम उसके लिए काफी नहीं है। अभी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार एक फुल फ्लैग प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कीम फॉर माइनॉरिटीज का जो है उसमें मैडम को और बुलानी साहब को हम बुलाकर पूरा कर देंगे, ताकि सारे लोगों को बुलानी साहब से 2 घंटे चाहिए, 2 मिनट चाहिए। अच्छा, उनको बुला के आप सारे लोगों को उनसे हम तारुफ करवाएंगे। अब मैं जनाब सुंदर बुलानी साहब OSD डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ पे मधु करता हूँ। बुलानी साहब आइए। डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अभी केंद्र शासन की महाराष्ट्र शासन की जो स्कॉलरशिप स्कीम है आफ्टर 12 कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज, ये शासन ने हमें इम्प्लीमेंट करने को दिया है। अभी की जैसे मैडम ने तो स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में बता ही दिया है आपको, ठीक है। और मैडम मंत्रालय में होने के कारण जैसा जो कोटा डिसाइड किया है शासन ने कि भाई माइनॉरिटी को इतने 15,000 बच्चों को ही स्कॉलरशिप दी जाए, उसके ऊपर नहीं। बट मैडम वहाँ है, जब हम पूरा डाटा भेजते हैं मैडम 35,000 बच्चे एलिजिबल है, तो मैडम की तरफ से फंड झट मिल जाता है सभी को। शायद इसीलिए ट्रांसफर कर रहे हैं, शायद इसीलिए ट्रांसफर कर रहे हैं। मैडम की वजह से फंड पूरा मिल जाता है। पब्लिक मीटिंग नहीं है। दूसरा कि भाई जो अभी तक केंद्र शासन की जो स्कीम चालू थी, माइनॉरिटी की स्कीम 2007-8 से स्टार्ट हुई केंद्र शासन की। तब कैसा था कि भाई हर स्कीम का वेबसाइट अलग अलग था। सोशल वेलफेयर की स्कीम है, वेबसाइट अलग, माइनॉरिटी की स्कीम है, वेबसाइट अलग, प्री मैट्रिक की स्कीम है, वेबसाइट अलग, पोस्ट मैट्रिक की स्कीम है, वेबसाइट अलग। बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई कौन सी वेबसाइट है। पिछले साल से केंद्र शासन ने क्या किया है, स्कॉलरशिप का स्कीम का एक ही वेबसाइट रखा है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अभी उसमें बच्चे को ये नहीं देखना है कि भाई मुझे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, डिसेबिलिटी का फॉर्म भरना है, कि OBC का फॉर्म भरना है, कि सोशल वेलफेयर का फॉर्म भरना है। बच्चे को सिर्फ अपना डिटेल भरना है, कम्युनिटी भरना है, रिलीजन भरना है, और डिसेबिलिटी है तो वो भरना है। पोर्टल ऑटोमेटिक डिसाइड करता है उसके लिए स्कीम कौन सी एप्लीकेबल है और ऑटोमेटिक डाइवर्ट करता है। अभी उस चीज में क्या हुआ है कि भाई बच्चों का कंफ्यूजन मिट गया कि उनके लिए कौन सी स्कीम है। ऐसा सेंटर की स्कीम में होगा, उसमें 18 मिनिस्ट्रीज की स्कीम एक जगह आ गई है। और दूसरी बात कि भाई समझो डिसेबल पर्सन रहा, माइनॉरिटी कैंडिडेट है लेकिन डिसेबल पर्सन है, अगर उसने अपना डाटा वहां भर दिया है तो डिसेबल स्कीम का अमाउंट स्कॉलरशिप का ज्यादा है, तो पोर्टल ऑटोमेटिक उसको डाइवर्ट करता है, इसका अमाउंट ज्यादा है आप इसमें अप्लाई करिए। तो वो एक फायदा हुआ है। दूसरी बात कि भाई आज जब स्कीम स्टार्ट हुई थी तब 5,000 फॉर्म आते थे, पहले साल में 5,000 फॉर्म आए। आज ऐसा है कि भाई 60-60 हजार एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं और 60-60 हजार बच्चे को स्कॉलरशिप डायरेक्ट अकाउंट में जा रही है। और दूसरी बात कि भाई जो अभी जो डायरेक्टोरेट को जो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज, वो हम चाहते हैं कि भाई आपकी तरफ से वो सॉल्व की जाए। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए।
बट वो प्रॉब्लम है कि भाई ये स्कॉलरशिप का अमाउंट कैंडिडेट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और उसके लिए हमें कैंडिडेट का अकाउंट नंबर लगता है। कैंडिडेट क्या करता है कि अकाउंट ओपन कर देता है, उसमें एक जीआर दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जीरो बैलेंस अकाउंट। बच्चा सीधा जीआर की कॉपी लगाता है, बैंक में जाता है, ये जीरो बैलेंस पे आप अकाउंट ओपन करो। बैंक जब उसको बोलती है कि भाई बेटा ये 3 महीने के बाद बंद हो जाएगा, तो एक 500 रुपए डिपॉजिट करके अकाउंट कर। कैंडिडेट बोलता है नहीं, जीरो बैलेंस है, मेरे लिए अकाउंट है, आप जीरो बैलेंस पे ओपन करो। ठीक है, बच्चे का अकाउंट ओपन हो जाता है, वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में भर देते और ये स्कॉलरशिप ट्रांसफर होने को 3-4 महीने लग ही जाते हैं फॉर्म भरने में, और उसका प्रोसेस होने में 3-4 महीने के बाद उसके अकाउंट में जाती है। जब स्कॉलरशिप ट्रांसफर करते हैं तो बैंक मारता है अकाउंट इनऑपरेटिव। ये बच्चे को एसएमएस करते हैं स्कॉलरशिप ट्रांसफर करने से पहले कि आप स्कॉलरशिप ट्रांसफर होने वाली है 10-15 दिन में, आप अपने अकाउंट का स्टेटस चेक कर लो, उसको ऑपरेटिव रखो। जो बच्चे ने ध्यान दिया उसको स्कॉलरशिप उसके अकाउंट में चले जाती है, जिन्हें ध्यान नहीं दिया वो बैंक मारता है। ठीक है, फिर बच्चा बैंक में भागता है, बैंक को बोलता है मेरा अकाउंट अभी ऑपरेटिव करो। तो वो एक दिक्कत आ रही है कि भाई उसका अकाउंट ऑपरेटिव होना चाहिए। दूसरी बात कि जब बच्चे ये 100 रुपए का अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, ऐसे अकाउंट को क्रेडिट लिमिट फिक्स कर देते हैं जो बच्चे को भी मालूम नहीं रहता। बैंक भी कैसे बलजबरी से अकाउंट ओपन कर रहे हैं जीरो बैलेंस, उनकी इच्छा नहीं रहती है बैंक की, क्योंकि वो नॉर्मली सेविंग अकाउंट 1500 रुपए डिपॉजिट पे अकाउंट ओपन करते हैं। अभी शासन का जीआर रहने के कारण वो जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करते थे, पर बैंक मस्ती क्या करते हैं, वो अकाउंट की क्रेडिट लिमिट फिक्स कर देते हैं जो बच्चे को भी मालूम नहीं रहती। बच्चे के पास पासबुक मिल जाती है, वो स्कॉलरशिप स्कीमों में अकाउंट भर देते हैं। अब वो क्रेडिट लिमिट फिक्स होने के कारण अगर वो अकाउंट में ट्रांजेक्शन बच्चे ने 25,000-26,000 का कर दिया वो पीरियड में, बैंक की क्रेडिट लिमिट फिक्स हुई है 50,000 रुपए, बच्चे ने ट्रांजेक्शन, उसके फादर ने उसको 24,000-20,000 भेजे कि भाई ट्यूशन भी भर दे, ये भर दे या खर्चा कर ले, जो भी है, बच्चे का ट्रांजेक्शन होगा पीरियड का 26,000। और जब ये 25,000 स्कॉलरशिप जाती है तो उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपए फिक्स है। ये चीजें बच्चों को नहीं मालूम रहती है, क्योंकि बैंक वाले उसको बताते नहीं। बैंक वाले अब ओपन कर देते जीरो बैलेंस, बच्चा खुश हो जाता है, ये अकाउंट मिल गया, भर देते। तो ये जब चीजें जिनकी, अच्छा ये जो अकाउंट है, हजारों अकाउंट हमें एक चेक करना पड़ता है, उसको 6 महीने 7 महीने लग जाते थे, बच्चे का अकाउंट है कि नहीं है, कि क्या है, किसी दूसरे का है। तो पिछले साल से स्कॉलरशिप देने से पहले सब अकाउंट में हम 1 रुपया ट्रांसफर करवाते हैं, सब अकाउंट में। हाँ, तो इमीडिएट पता चल जाता है अकाउंट चालू है कि बंद है कि क्या है। वो एक दिन में वेरीफाइड होके आ जाते हैं, दूसरे दिन स्कॉलरशिप हम उस पर ट्रांसफर कर देते हैं। जिसमें 1 रुपया ट्रांसफर नहीं होता है वो वेबसाइट पे शो कर देते हैं ये अकाउंट बंद है, बच्चा वेबसाइट पे देख के चेंज करता है। दूसरी बात, जो क्रेडिट लिमिट की अकाउंट, क्रेडिट लिमिट जो फिक्स हुई है अकाउंट में, उसमें 1 रुपया ट्रांसफर हो जाता है, 25,000 रुपए ट्रांसफर नहीं होता, वो वहां दिक्कत जाती है। सिर्फ अभी जो हमें दिक्कत जा रही है इन्हें डायरेक्टोरेट को, सिर्फ ये अकाउंट डिटेल, बैंक से कम्युनिकेशन किया कि भाई भैया आप शासन के निर्णय के हिसाब से आप जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट लिमिट आप फिक्स मत करो। तो वो पैसा डायरेक्ट नहीं जाता है उस इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को नो डायरेक्ट सीधे बच्चे के खाते में। इसमें इंस्टीट्यूट का रोल सिर्फ उतना ही है, बच्चे ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, इंस्टीट्यूट को सिर्फ कंफर्म करना है ये बच्चा कॉलेज में हमारे है कि नहीं है। इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म कर दिया, इंस्टीट्यूट का रोल वहां खत्म हो गया। तो ऐसे डायरेक्ट बच्चों को, और सब ये ट्रांसपेरेंसी टोटल वेबसाइट पे अमाउंट कब ट्रांसफर हुआ, कितना हुआ। दूसरी बात, कुछ बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा कम मिल रहा है, जैसे हॉस्टलर के लिए 30,000 है, डे स्कॉलर के लिए 25,000 है, बट कोई कोई बच्चे को 22,000 मिला है, कोई बच्चे को 21,000 मिला है।
कैंडिडेट सीधा फोन करता है हमारे ऑफिस में, सर मेरे को 25,000 की जगह 22,000 क्यों आए, 3,000 रुपए दो मेरे को। आज बच्चे इतने एक्टिव हो गए हैं कि दूसरे दिन आरटीआई के थ्रू पूछते थे। हाँ, इतने आरटीआई बच्चों से आते दूसरे दिन। पैसे की बात है ना। हाँ, वो क्यों हो रहा है? एक्चुअली जो सेंटर की स्कीम है ना, उसमें मेंटेनेंस अलाउंस है 10 महीने का 500 रुपए पर मंथ। और जब पोर्टल पूछता है डेट ऑफ एडमिशन, तो बच्चा डेट ऑफ एडमिशन जो तारीख रहती है उसकी कॉलेज में, वो डेट से मेंटेनेंस कैलकुलेट होता है। तो बैंक को इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं देते? स्पेशल केसेस ऑफ We स्कॉलरशिप have given the instruction to the bank, but bank are not accepting. ये गवर्नमेंट को भी थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिक्कत थोड़ी जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश चालू है। कोशिश। हाँ, तो थोड़ा आपका भी अगर जोर लगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हम बुला के लेते हैं उन ऑफिसर लोगों को, परसों मीटिंग में ये आए थे मीटिंग में। नहीं, ये सब करने में बैंक का क्या फायदा है? बैंक का फायदा जीरो बैलेंस में भी नहीं है। बैंक क्या होती है, जहाँ मुझे 1500 में अकाउंट ओपन हो रहा था, बैंक की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एटीएम मिलता था, पासबुक मिलता है, पेपर वर्क मिलता है। वो जीरो बैलेंस में वो थोड़ा खड़ता है कि मैं क्यों इसको एटीएम का कार्ड दूं, क्यों पासबुक दूं। ये सिर्फ सेंट्रलाइज बैंक में है या तो कोऑपरेटिव बैंकों में? नेशनलाइज बैंकों में। स्कीम भी नेशनलाइज है, सारी चीजें, तो ये सब कैसा है? बैंक वो थोड़ा अच्छा, क्रेडिट लिमिट फिक्स करने के बाद में भी वो बच्चे को नहीं बताते कि उसके अकाउंट की क्रेडिट लिमिट फिक्स है। जब बच्चे का स्कॉलरशिप फेल हो जाता है तब हमें पता चलता है अरे ये कारण से नहीं गए। जब हम वेबसाइट पे बताते हैं तब बच्चे को मालूम पड़ता है कि अरे मेरे अकाउंट की क्रेडिट लिमिट फिक्स है। बैंक को कैसे सुधारा जा सकता है? कौन सुधारेगा? बैंक को सीधा इसका 2 सोल्यूशन है। हाँ, वो अच्छा है। पहला सोल्यूशन कि बच्चे ने नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। या 500 रुपए। हाँ, ये कंडीशन पे कि भाई ये अकाउंट मेरा ऑपरेटिव रहेगा और कोई क्रेडिट लिमिट फिक्स नहीं रहेगी। दिस इज अ सॉल्यूशन। बाकी अगर कोई स्कीम में कोई सजेशन होगा आपका या कुछ या कोई दिक्कत, हम तो चाहेंगे कि भी आप भी ग्राउंड लेवल पे जाके थोड़ा फीडबैक लें बच्चों से, ये स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं आप। ठीक, थैंक यू। जैसे आपने जैसे बताया, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग थ्रू आउट महाराष्ट्र अगर रखना चाहे तो क्या आएंगे, रखो संडे को रखो। एक सवाल आपकी स्कूल की फीस को कोऑर्डिनेट करने के लिए रीजनल लेवल पर कोई कोऑर्डिनेटर वगैरह है? यस ऑफ कोर्स, 6 रीजनल ऑफिस है हमारे और हर साल हम खुद ट्रेनिंग देने के लिए निकलते हैं। अगस्त में सबके महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। साल में अगस्त में ये पूरा दौरा होता है जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट के इंस्टीट्यूट एक जगह बुला लिए जाते हैं, और लेकिन वो इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को नहीं बुलाया। हाँ, शुरू। अगर हमारा नेक्स्ट मंथ में सब प्रोग्राम है रीजनल लेवल, आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं। Thank you, Mr. Sundargulani. Please give them a big round of applause to Ms. Ainulatar and Mr. Sundar. Wonderful presentation. And actually it was a very short time that we had them here, but inshallah we'll have them a full-fledged program in future where they could advise us about all the schemes that we have, and we can in fact have our interactive sessions with them, and we can have all our doubts cleared. I will just allow me here, and Dr. Vasim Poplankar asked a question about the work board properties that we utilize for any activities, social activities or educational activities or for hospital project. अभी पर के वर्क बोर्ड मेंबर बैठे हैं, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए वर्क प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जो लीज पे अपन 30 इयर्स के लीज के लिए दे सकते हैं, दैट कैन बी एक्सटेंडेड आल्सो द परमिशन ऑफ द वर्क बोर्ड। हाँ, पूरा मौलाना आजाद एजुकेशन संस्था जो है औरंगाबाद की, पूरा अपनी 160 एकड़ लैंड पूरी वक्त की है, उस पर सब उनकी एक्टिविटी चल रही है। Thank you, madam. Can we have this